मिथिला के लाल, मिथिला के लाल, मिथिला के लाल, चलो करो कमाल। मिथिला के लाल, मिथिला के लाल, मिथिला के लाल, चलो करो कमाल। हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के लिए जो लाए हैं आप लेके बहुत ही खास वीडियो लाए हैं। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहें। आपको जो बिहार बोर्ड द्वारा नेट पर जारी किया गया प्रश्न है, वो प्रश्न आपके सामने में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आप अंत तक बने रहें और जो भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से देखिए, आपको पूरी कंसेप्ट के साथ मैं बताने का प्रयत्न करूंगा और अच्छी तरह से आप सीखिए। तो चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए और अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट देखिए। तो फ्रेंड्स, एक आपसे निवेदन है कि अगर आप एग्ज़ाम में चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे मार्क लाना चाहते हैं, तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कर रहे हैं आपसे, क्योंकि आपका राइटिंग भी होना अनिवार्य है। हम हर एक वीडियो में बोल रहे हैं क्योंकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क लाना है, तो राइटिंग के साथ साथ में लिखावट की शुद्धता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इस सब चीज़ को देखते हुए आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, सब चीज़ को पढ़ लेनी है और उसके बाद पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में आगे बढ़ना है। आपको ध्यान रखना है कि 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का हल करना है। ये याद रखना है कि 50 को ओमर शीट पे अंकित करना है, यानी कि भरना है, चिन्हित करना है। ठीक है, तो आप इसे गर्व मत कर लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क्स में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, तो लेकिन आपको 100 में से 85 को घसना है, मतलब घेरना है और गुल्लक को निशान लगाना है। तो याद रखिए माइंड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपको मिल गया होगा, भारत माता कविता में भारत कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? ए आदर्श, बी काल्पनिक, सी यथार्थ्य, डी इनमें से कोई नहीं। भारत माता कविता में भारत कैसा प्रस्तुत किया गया है? तो आपको याद रखना चाहिए कि यथातथ्य किया गया है। ठीक है, चित्र प्रस्तुत किया गया है यथातथ्य। ऑप्शन संख्या जो है वो बी सी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा सामने दोस्तों, जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा होता है? ए विच्छिन्न, बी अविच्छिन्न, सी विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, पहली बात तो ये आपको जानकारी होना चाहिए, जातीय जो होता है विच्छिन्न भी होता है, एक तरह से अविच्छिन्न भी होता है इतिहास के दृष्टि से देखा जाए तो। इसलिए आपको जो ऑप्शन संख्या है वो सी मार लीजिए, क्योंकि विच्छिन्न भी हो सकता है और अविच्छिन्न भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन संख्या क्या है, सी मार लीजिए। प्रश्न क्या आपको 3 मिल गया हो। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों मानता है? ए कार्य कुशलता, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है विभाजन के लिए क्या मानता है? तो वो कार्य कुशलता को मानता है। चलिए ऑप्शन संख्या ए मान लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिख रहे हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब को के किस भाषण का संपादित अंश है? ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज, बी जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी हु आर शूद्राज। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के जो है वो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का संपादीय अंश होता है। इसी को भाषांतरण किया था डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न क्या 5 में आपको दिखना है, ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी के पात्र से है? ए सेन साहब की धर्मपत्नी, बी गिरधर, सी सेन साहब, डी सोफर। देखिए, अब यहाँ पर जो सेन साहब की जो पत्नी थी ने वही मतलब वही बोली थी कि ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे चोर बनते हैं,
ठीक है, मतलब मदन को बोला था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं। किस अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हुआ है? नवजीवन का संसार पूछ रहा है। तो चलिए, ए विधि शास्त्र, बी नीति शास्त्र, सी भाषा विज्ञान, डी दैविक विज्ञान। तो किस अध्ययन क्षेत्र में भारत का जो नवजीवन का जो संचार हुआ था वह था नीति कक्षा में, यानी कि ऑप्शन संख्या जो बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं। मगम्मा का बहू का क्या नाम है? ए नजम्मा, बी रंगम्मा, सी गमगम्मा, डी संगम्मा। तो मगम्मा की बहू का जो नाम था वो नजम्मा नाम था। ऑप्शन संख्या जो है ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 8 में देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ए राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी आर नारायण, सी गोपाल दास नागर, डी के ए जमुना। तो ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित किया गया है? तो आपको याद होना चाहिए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या जी है ये मान लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 में देखते हैं। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचा गया था? ए श्रीवास्तव, बी सातकोरी होता, सी ईश्वर पेटलीकर, डी सुजाता। माँ कहानी का जो लेखक करता है आपको याद रखना है। माँ कहानी, माँ कहने का मतलब होता है ईश्वर। माँ जो होता है ईश्वर के समान होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि माँ जो होती है वो ईश्वर के समान होती है, इसलिए ईश्वर पेटलीकर जो है इसका लेखक है। चलिए प्रश्न संख्या 10। मांगू की माँ की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4, 5। मंगू की जो माँ की संतान जो थी वो 4 संतान थी। ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 में है। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? ए उड़िया, बी तमिल, सी गुजराती, डी कन्नड़। तो चलिए, नगर कहानी जो है किस भाषा में अनुदित किया गया था? तो वो तमिल भाषा में अनुदित किया गया था। ऑप्शन संख्या जो बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 में देखते हैं। पापाती की उम्र क्या थी? 10, 11, 12, 14। तो पापाती की जो उम्र थी वह 14 वर्ष था। ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा। 13 में देखते, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित किया गया है? ए गोपाल दास नगर, बी सावरदैया, सी के ए जमुना, डी राजेंद्र प्रसाद मिश्र। तो याद रखिएगा, धरती कब तक घूमेगी तो सावरदैया, धरती कब तक घूमेगी तो सावरदैया। तो आपको दिमाग में रखना है कि धरती कब तक घूमेगी सावरदैया, जब तक सावर रहेगा तब तो दैया दैया हो गया करेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 में है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राम मनोहर, डी भीमराव अम्बेडकर। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा का जो लेखक है वो है भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन संख्या डी मान लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 है। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संग्रहित है? तो ए दीपशिखा, बी ग्राम्य, सी इन दिनों, डी चिंता। तो एक वृक्ष की हत्या जो होता है एक चिंता की तरफ बना होता है, इन दिनों का होता है। तो याद रखिएगा इन दिनों जो होता है अभी, इन दिनों जो होती है अभी वृक्ष की हत्या हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 में देखते हैं। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? कई शिशु पैदा हुए, दंगे, अनजनी और अगलगी, सी धमाके से देवी जागरण, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए कितना गजब प्रश्न पूछा गया। गरीब बस्तियों में क्या है? तो धमाके देवी से जागरण की पूजा होती है, मतलब डीजे उजे बजा के भगवान की पूजा किया जाता है। प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं। सृष्टि की विकास थमा का प्रथमाक्षर क्या होता है? ठीक है, ए सफलता की पहली मुस्कान, बी विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध,
सी विफलता पर छल के आंसू, डी सफलता के लिए उत्साह। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं यहाँ पर। तो सृष्टि के विकास जो थमा है का प्रथमाक्षर होता है वो हमेशा विफलता का छल के आंसू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या जो है सी मान लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न के आगे बढ़ते हैं 18 में। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस पाठ द्वारा भावांतरित की गई है? ए जीवानंद दास, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी प्रयाग शुक्ल, डी कुंवर नारायण। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, लौट कर आऊँगा फिर कविता जो है वो प्रयाग शुक्ल द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया था। प्रश्न क्या 19 में, मेरे बिना तुम पर वो किस भाषा से अनुवादित है? ए अंग्रेजी, बी जर्मनी, सी रूस, डी फ्रांसीसी। तो याद रखिएगा कि मेरे बिना तुम पर वो किस भाषा में अनुवादित किया गया था? वो जर्मनी भाषा में किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या जो बी मान लीजिएगा। प्रश्न क्या है 21 में देखते हैं। दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचा गया था? श्रीनिवास सातकोड़ी होता, सी गोपालचारी, डी महात्मा गांधी। दही वाली मंगम्मा जो थे वो कहानी जो वो श्रीनिवास द्वारा रचा गया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो है ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर की जो भारतीय संविधान निर्माण में करने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। फ्रेंड्स हम सभी का तो ऑप्शन नहीं बोल पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन करना अनिवार्य है, क्योंकि इसी तरह से हम चाहते हैं कि आप अच्छी तरह से देखें और हो सके तो आप इसको शेयर भी करते रहिए। और जो भी तरह की दिक्कत हो या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। जहाँ पे मिस्टेक हो तो आप नीचे कमेंट कर बताइए कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है और कहाँ पे मिस्टेक नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप नीचे कमेंट बताइएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप A to Z प्रश्न को अच्छी तरह देखें और हम अब ऑप्शन नहीं बोलेंगे, आपको ध्यानपूर्वक देखनी है और हम डायरेक्ट इसका आंसर बोलेंगे, आपको पूरी की पूरी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए अंत तक बने रहें और मान लीजिए वीडियो आपको पसंद आए तो इसको एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या 22 में, सभ्य समाज की क्या आवश्यकता होती है? तो ये देखिए, सभ्य समाज की जो आवश्यकता होती है वह श्रम विभाजन होती है, ठीक है। प्रश्न का 23 में है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के जो रचयिता है वो है नलिन बिलोचन शर्मा है। चलिए प्रश्न क्या, खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का जो दूसरा नाम था वो कासूजीत नाम था, ठीक है। प्रश्न क्या 25, मदन किसका पुत्र था? मदन जो था वो गिरधर लाल का बेटा था, याद रखिएगा। प्रश्न क्या आपको 26 में चलनी है। परवल कौन सी संज्ञा होती है? परवल जो होती है वो है तो जातिवाचक संज्ञा होता है। परवल में सभी परवल के नाम आ सकता है कि नाम तो नहीं बोल रहे हैं कि परवल फलना फलना परवल है, यहाँ पे जातियों में आता है, इसलिए परवल एक जाति होती है। प्रश्न क्या 27 में है, क्रूरता कौन सी संज्ञा होती है? क्रूरता कौन सी संज्ञा होती है? तो क्रूरता जो होती है भाववाचक होता है। भाव से लगता है कि ये भाव मतलब क्या कर रहा है, ये मोल भाव कर रहा है, इनके क्या हो रहा है, कि लग रहा है कि गुस्सा कर रहा है, क्रूरता तो गुस्सा कर रहा है। चलिए इसलिए ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 28 में देखते हैं, तोषक कौन सी संज्ञा होती है? तोषक कौन सी संज्ञा होती हैं? याद रखिए, तो याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा होती हैं। तोषक जो होती है वो जातिवाचक संज्ञा होती है, याद रखिएगा। तोषक कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती हैं। चलिए प्रश्न क्या 29 में, झुंड झुंड कौन सी संज्ञा होती हैं? देखिएगा, देखिए झुंड वाला बात आ गया। देखिए झुंड झुंड कौन सी संज्ञा होती हैं? याद रखिएगा, समूह में आ रहा है झुंड। झुंड है क्या है? बहुत सारे हैं झुंड। जैसे आर्मी कहेंगे तो आर्मी क्या हो गया, ये समूहवाचक हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न क्या देखिए आपको 30 में मिल गया होगा। चलिए पढ़ते हैं, गंगा कौन सी संज्ञा होती है? देखिए गंगा की बात करेंगे तो गंगा जो किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का एक नाम हो सकता है ना गंगा, इसलिए क्या होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न क्या ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, ठीक है।
प्रश्न संख्या 31 में है, जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? इसलिए आपको याद रखना है, जमशेदपुर जो है वो है वाचक संज्ञा, किसी जगह का नाम। प्रश्न संख्या 32 में है, यथासंभव में कौन सा समास होता है? यथासंभव में जो होता है अव्ययीभाव समास होता है। आपको दिमाग में बैठा लेनी है, अव्ययीभाव समास होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 में देखते हैं, प्राधीन में कौन सा समास होता है? प्राधीन में जो समास होता है वह तत्पुरुष समास होता है। प्रश्न संख्या 34 में देखते हैं, पतझड़ में कौन सा समास होता है? पतझड़ में कौन सा समास होता है? तो आपको याद रखना होगा, तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। चरित्र चित्रण 35 में देखिए, चरित्र चित्रण निम्नलिखित में कौन सा समास होता है? तो याद रखिए, तत्पुरुष समास होता है। यानी कि जो तीनों प्रश्न जो है, प्राधीन, पतझड़, चरित्र चित्रण, ये तीनों अपने आप को एक ही चीज़ का बोध करवा रहा है। क्यों? क्योंकि ये तत्पुरुष समास में ही आता है, ठीक है। बैठा लीजिएगा। प्रश्न संख्या आपको 36 मिल गया होगा। काल के कितने भेद होते हैं? तो आपको याद रखना होगा, काल को जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 37 में देखते हैं, वर्तमान काल कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, 5 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 38 में है, भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा दिमाग में। 5 वर्तमान काल के 3 चलिए। प्रश्न संख्या 39 में है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव होता है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो होता है तद्भव होता है? प्रश्न संख्या 39 में आप देख रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तद्भव होता है। तो याद रखिए, पलंग जो है, इसमें से पुत्र तो नहीं हो सकता है, न चाय हो सकता है, न कीमती हो सकता है, इसलिए पलंग जो है वो तद्भव शब्द है, ठीक है। प्रश्न संख्या 40 में देखते हैं, शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? देखिए, कटोरा तत्सम नहीं हो सकता है, कपूर तत्सम हो सकता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। इसका मतलब क्या है? कर्पूर जो है वो क्या है? तत्सम शब्द है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या इसका जो ऑप्शन है वो भी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 41 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अभिकारी है? ए समुद्र, बी बालक, सी चौड़ा, डी धीरे धीरे। तो देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अभिकारी है? तो वो धीरे धीरे जो है अभिकारी रूप है। प्रश्न संख्या 42 में है, आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? तो याद रखिएगा, आग को आप किसके अंतर्गत रख सकते हैं? तो आप तद्भव, ये कौन सा भद में जा रहा है? अंतर्गत में जाएंगे तो वो तद्भव में जाता है। तो आग को हम रख सकते हैं, अनुमान में रख सकते हैं ना। तो आग को किसके अंतर्गत रख सकते हैं? वो तद्भव के अंतर्गत रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 43 में देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? तो ये देश है। देश जो होता है वो रूढ़ शब्द होता है। प्रश्न संख्या 44 में, निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? अब वहाँ पर रोड पूछा था और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? योग रूढ़ पूछ रहा है। तो याद रखिए, जलज भी है और चंद्रशेखर भी है, क्या है? ये योग रूढ़ है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन संख्या जो सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 45 में, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है? देखिए, अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है 45 वाला में। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वो विदेशज है। तो आपको दिमाग में बैठा लेना है, चाकू जो होता है वो विदेशज शब्द है, क्योंकि नाइफ माना गया था चाकू, इसलिए चाकू जो है वो विदेश में यूज किया जाता है, इसलिए चाकू क्या करना है? विदेशज शब्द है। प्रश्न संख्या 46 में देखते हैं,
निम्नलिखित में योग रूट कौन सा होता है? ए पंकज, बी जलज, सी पाठशाला, डी गणेश। तो यानी कि योग रूट जो होता है वो इसमें पाठशाला लग रहा है, ठीक है, इसलिए योग रूट में मान लेते हैं पाठशाला, इसलिए ऑप्शन संख्या क्या है मान लीजिएगा, सी मान लीजिएगा। प्रश्न संख्या 47 में है बच्चों से खेला जाएगा यह किस वाक्य का उदाहरण है? बच्चों से खेला जाएगा यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो आपको दिमाग में बैठा लेनी है, ये जो है ये जलज जो है, कहते बच्चों से खेला जाएगा यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो वो कर्म वाच्य का उदाहरण है, ठीक है। तो ये उदाहरण पूछ रहा है तो कर्म वाच्य का एक उदाहरण है, ठीक है। बच्चों से खेला जाएगा तो ये कर्म वाच्य में आएगा। तो मैंने खेला जाएगा ना, तो कि कम का क्या कर्म कर रहा है यहाँ पे? खेलने का काम कर रहा है, खिलवाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, कर्म वाच्य में होगा। प्रश्न संख्या 48 में है, मिल गया होगा क्वेश्चन में, मनोरथ में कौन सा संधि होता है? अनादि में कौन सा समास होता है? अनादि में कौन सा समास होता है? तो आपको याद रखना होगा नग समास होता है। तो याद रखिए अनादि में जो समास होता है वो नग समास होता है। प्रश्न संख्या 49 में होता है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? मनोरथ का संधि विच्छेद कहाँ क्या है? तो आपको याद रखना होता है कि मनोरथ में जो होता है कि ओ की मात्रा जहाँ रहेगा ये होता है ओ को विसर्ग में बदलने वाला है, यानी कि ये विसर्ग संधि से उत्पन्न हुआ है मनोरथ है। इसलिए जो इसका जो ऑप्शन संख्या है वो सी मार लीजिएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो ये मनः जो रथ होता है। प्रश्न संख्या 50 में देखते हैं, नाभिक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? नाभिक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो याद रखिएगा नाभिक में हो जो वर्णों की संधि हुआ था औ और ई वर्णों की संधि हुई है। तो फ्रेंड्स हमने आधा प्रश्न को अच्छी तरह से बता दिए हैं। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि आप भी आगे वीडियो भी देखिएगा, अगला भी प्रश्न देखिएगा अच्छी तरह से, और हो सके तो आप एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन का भी घंटी होगा उसको भी आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन वो आते रहे। इतना छोटा सा आप काम कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है 51 में देखते हैं, शुद्ध वाक्य क्या है? इसमें से ऑप्शन आपको मिल गया होगा, आज की ताज़ी खबर, रोटी की ताज़ी है, सी दाल अच्छा है, डी हवा बहता है। शुद्ध वाक्य आपको खोजने के लिए बोल रहा है, तो आज की ताज़ी खबर है। प्रश्न क्या 52 में देखते हैं, जन्म से पागल है, इसमें से जन्म से कौन पागल थे? तो पागल जो थी जन्म से वो मंगू है। अगर आप अच्छी तरह से पढ़े होंगे किताब तो आपको समझ में आया होगा, जन्म से जो पागल थी वो मंगू थी पागल। चलिए प्रश्न क्या है 53 में, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो यानी कि जाति प्रथा, यानी कि जातियों के चक्कर में आकर हमारी भारत समाज जो है एक तरह से दूषित होते जा रहा है। इसलिए हमारी भारत में जो बेरोजगारी का जो प्रमुख कारण है वो जाति प्रथा है, ठीक है। प्रश्न क्या आपको 54 मिल गया होगा, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति कहाँ की है, किस पाठ की है, किसने लिखी है? सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह युक्ति किसकी है? तो याद रखिएगा सब नए खराब नहीं होते, सब पुराने अच्छे नहीं होते, यह थे हजारी प्रसाद की युक्ति है, ठीक है। प्रश्न संख्या 55 में है, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है, परिवेशन गुणवाचक, सी परिमाणवाचक, और डी संख्यावाचक। देखो निम्नलिखित में कह रहा है कि विशेषण नहीं है, तो यानी कि जो ऑप्शन संख्या जो ए है वो क्या है, परिविशेषण है, इसी ऑप्शन संख्या इसका आंसर है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 56 में देखते हैं आपको, पंडित बिरजू महाराज का जन्म
कब हुआ था? यानी कि ये 1938 ईस्वी में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। ठीक है। 57 में देखते हैं, तत्पुरुष समास का उदाहरण क्या है? नहीं है इसमें से। तत्पुरुष समास का जो उदाहरण नहीं है, वो तत्पुरुष समास का जो उदाहरण देखो, ये भी उदाहरण है राजपुत्र जो होता है, राजपुत्र, राजा के पुत्र, यानी कि तत्पुरुष समास में आ रहा है। पवन के पुत्र, ये भी तत्पुरुष समास में आ रहा है। लेकिन श्रीनिवास भी तत्पुरुष समास में आ रहा है। लेकिन ये चौराहा जो होता है वह तत्पुरुष समास में नहीं आता है। इसलिए ऑप्शन संख्या जो है इसे डी में मान लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 58 में देखिए, शुद्ध शुद्ध क्या है? शुद्ध शुद्ध क्या है? तो अभिलाषा शुद्ध शुद्ध है। अभिलाषा यहाँ पर दिया हुआ है। अभिलाषा, ये भी अभिलाषी है, ये भी अभिलाषा है, ये भी अभिलाषा है, लेकिन ये सब क्या है? गलत है। और ऑप्शन संख्या ए जो है बिल्कुल सही है। अभिलाषा जो लिखने का स्टाइल होता है वो अभिलाषा ऐसा लिखा जाता है, तभी जाके आपको पूर्ण वाक्य बनता, अच्छा बनता है। ठीक है। इसलिए अभिलाषा जो है वो गलत है सभी, और ये अभिलाषा सही है, जिसमें ऑप्शन संख्या ए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 में देखते हैं, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहाँ रहा? ए एफिल टावर, बी अविन्यो, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रांस का जो प्रमुख कला केंद्र था तो एफिल टावर भी था और अविन्यो दोनों था। ठीक है। इसलिए जो ऑप्शन संख्या जो है सी मान लीजिए, क्योंकि ए और बी दोनों मानना होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 60 में देखते हैं, अशुद्ध वाक्य शब्द कौन है? अशुद्ध शब्द कौन है? एक कर्तव्य, ये तो शुद्ध वाक्य है, ये तो सही है। और श्रृंगार, ये गलत है। और ये रोशनी, ये सही है। ये दुरात्मा सही है। यानी कि जो ऑप्शन संख्या इसमें क्या कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य कौन है? बाकी ये सब शुद्ध है, ये सब क्या है? शुद्ध हो गया, और ये क्या है? अशुद्ध है। यानी कि ऑप्शन संख्या जो बी में क्या मार लीजिएगा, सही है। प्रश्न संख्या 61 में देखते हैं, अज्ञा का जन्म कब हुआ था? अज्ञा का जो जन्म हुआ था 1911 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। प्रश्न संख्या 62 में देखते हैं, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आपको याद रखना है, वो उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दिनकर जी को। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 63 में देखते हैं, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? नौबत खाने में इबादत साहित्य की जो विधा है वो है व्यक्ति चित्र। ऑप्शन संख्या सी मान लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 64 में देखते हैं, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं प्रेम घन। ठीक है। याद रखिएगा कि प्रेम घन जो है किस अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। प्रश्न संख्या 65, भारत माँ की श्रेष्ठ मुख की तुलना में कवि ने किससे की है? तो आपको याद रखना है कि भारत माँ की जो तुलना में श्रेष्ठ क्या रहा है? छाया युक्त चंद्र रखा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 66 में, मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो आपको दिमाग में बैठा लेना है, वो है जनता है। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो वो जनता है। ठीक है। ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 67 में देखते हैं, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो हिरोशिमा जो करता है वो आधुनिक सभ्यता, समाज की दुर्दशा, मानवीय विभीषिका को करता है। ठीक है। चित्रण करता है। आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा, मानवीय विभीषिका का चित्रण करता है, हिरोशिमा करती है। ठीक है। चलिए हिरोशिमा कविता में प्रश्न क्या आगे है, 68 देखते हैं, प्रश्न के 68 में देखते हैं, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाह खां के साथ जो है किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो वो मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। प्रश्न क्या 69 में देखते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार उद्यत व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के अनुसार उद्यत और बढ़िया शिक्षा के बारे में जब भी चर्चा करेंगे तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि यह होता है अहिंसक प्रतिरोध होता है।
प्रश्न संख्या 70 है। वाणी कब 20 के समान हो जाती है? जब राम नाम के बिना क्या होता है, वाणी जो होती है मेरा वो 20 के समान हो जाती है। याद रखिए, ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 71 में है, रसखान के रचना काल के समय किसकी राज्यकाल था? रसखान के रचना काल के समय किसकी राज्यकाल था? तो ऑप्शन संख्या जो है जहांगीर। रसखान के रचना काल के समय में जो राज्यकाल था वो जहांगीर का था। प्रश्न संख्या 72 में है, कवि ने परांजय किसे कहा है? कवि ने परांजय किसे कहा है? तो यह देखिए बादल को कहा है। कवि ने परांजय बादल को कहा है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 73 में है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किसके व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है वो है समाजवादी व्यवस्था में क्या है, ये संभव हो सकता है कि साहित्य का जो संपूर्ण ज्ञान जो दे सकता है वो समाजवादी व्यवस्था में ही संभव हो सकता है, इसलिए ठीक है, ऑप्शन संख्या सी मान लीजिएगा। प्रश्न संख्या 74 में है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था वो। प्रश्न संख्या 75 में है, द मादामज्जोल द अभिनयो किसकी कृति है? तो याद रखिएगा द मादामज्जोल अभिनयो किसकी कृति है? तो आपको दिमाग में बैठा लेनी है, ये पिकासो की कृति है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी को मार लीजिएगा, लॉक लगा लिया जाए, ठीक है। प्रश्न संख्या 76 में देखते हैं, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? फिर से बोल रहे हैं, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 77 में देखते हैं, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? फिर से बोल रहे हैं, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? तो याद रखिएगा निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है। मछली कहानी में निम्न मध्य वर्गीय परिवार का चित्रण किया गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 78, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? तो बहादुर के लेखक घर से इसलिए चला गया था क्योंकि वह स्वयं के प्रतिलेखक द्वारा उसी घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण, इसलिए ऑप्शन संख्या सी मान लीजिए। लेकिन इसका कहानी का प्रमुख बताते हैं कि लेखक का घर छोड़कर इसलिए चले गए क्योंकि उन्होंने 11 रुपया का चोरी का इल्ज़ाम बहादुर पर लगाया था, उसका मतलब रिश्तेदार था। लेकिन मान लीजिए नौकर को अगर आप बेटा की तरह नहीं मानिएगा तो क्या नौकर आपको छोड़कर चला जाएगा कि नहीं जाएगा? इसी तरह यही हाल हुआ बहादुर के साथ में। बहादुर पर जो लेखक थे वो विश्वास नहीं किए और बहादुर पर बिना वजह से उस पर बरस गए, इसी वजह से उस पर दिल पे जो है ठेस पहुंचा और वह क्या किया, उसके घर छोड़कर चले गए, ठीक है। प्रश्न संख्या 69 में देखते हैं, 79 में देखते हैं, सॉरी 79 में, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? फिर सुन लीजिए, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा सहजात वृत्तियाँ जो कहते हैं अनजान स्मृतियों की कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या बी मान लीजिएगा। प्रश्न संख्या 80 में है, नागरी लिपि का आरंभ हमें कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि का आरंभ कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन संख्या जो है दक्षिण भारत से हमारे नागरी लिपि का आरंभ मिलते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 81 में देखते हैं, बेतमा दान पत्र किस समय का है?
बेतमा दान पत्र जो है वो 1020 ईस्वी का है। याद रखिएगा, आप क्लास में पढ़े होंगे तो ये आपको समझाया होंगे कि बेतमा दान पत्र किस समय का है। तो 1020 ईस्वी का है बेतमा दान पत्र। 82 में है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी का संतान है कौन। तो पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। प्रश्न संख्या 83 में देखते हैं, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। तो आपको याद रखना होगा, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए का माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था। तो वो 50 रुपया खर्च करने का निर्णय लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या इसका जो है ए मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 84 में देखते हैं, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि का जो लेख मिलने लगे थे वो 8वीं सदी से लेख जो मिलने लगे थे। प्रश्न संख्या 85, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। हम बताएं अब पीछे, बहादुर पर 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, जिसके वजह से मतलब जो लेखक थे उस पर विश्वास नहीं करके और वह अपने रिश्तेदार पर विश्वास कर लिया और उस पर बिना वजह बरस गए। इसी चक्कर से उसका दिल पर थोड़ा ठेस पहुंचा और वह घर छोड़ के चला गया था। ठीक है, आपको बताए थे पीछे। प्रश्न संख्या 86 में है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। बुढ़ापा में जो प्रत्यय आ रहा है वो पा प्रत्यय आ रहा है, इसलिए पा मारना है। आपको दिमाग में बैठाना है कि प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के अंतिम होता है और उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पहले आके लगता है, ये आपको दिमाग रखना है। चलिए, प्रश्न संख्या 87 में है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध होता है। ये उच्छ्वास। देखिए यहाँ पे आपको हम समझाना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लॉजिक क्या है जो देखिए, उच्छ्वास जो होता है ये भी गलत है, उच्छ्वास जो ये सही लग रहा है, ये भी गलत लग रहा है, और ये भी उच्छ्वास जो होता है वो भी गलत लग रहा है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध होता है। तो इसलिए जो ऑप्शन संख्या बी है वो आपको शुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 88 में देखते हैं, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द शुद्ध है। चलिए आपको भी ये समझाना ही पड़ेगा, तो जहाँ जहाँ शुद्ध होगा तहाँ तक समझाएंगे। चरकोत कर्ष ये जो क्या है ये सही है, चमोत कर्ष ये गलत है, ये चरमोत कर्ष ये गलत है, फिर इसके बाद चरमोत कर्ष ये भी गलत है। यानी कि जो ऑप्शन संख्या ये दोनों गलत है और ये भी गलत है, इसका मतलब ये सही है। इसलिए ऑप्शन संख्या जो है ए आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 89 है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य जो होता है वो शुद्ध होता है। तो देखिए निम्नलिखित में यह बालक कहाँ जा रहे हैं, ऑप्शन ए में है। ठीक, बी में है बच्चा का क्या समाचार है। ठीक है, और सी में है फूलों की एक माला ला दीजिए। डी है लता 2 चिट्ठी लिखी। देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य खोजना है, तो यानी कि ये ऑप्शन संख्या जो है वो सी है, फूलों की एक माला ला दीजिए, शुद्ध वाक्य। प्रश्न संख्या 90 में देखते हैं, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। अकल पर जब पत्थर पड़ता है ना तो कहा जाता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 91 है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण जो होते हैं वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या जो ए मार लीजिएगा 2। प्रश्न संख्या 92 है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, आपको दिमाग में बैठा लेना है। स्वर वर्ण की जो संख्या होती है वो है 10 होती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 93 है, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, वो 33 वर्ण होते हैं। याद रखिएगा, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो आपको दिमाग बैठाना है 33 होते हैं। प्रश्न संख्या 94,
क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दिमाग में बैठा लीजिए। कंठ, क से कंठ निकला हुआ है, कंठ होता है, इसलिए क्या है? क से कंठ। ऑप्शन संख्या टी मार लीजिएगा। 95 में देखिए, स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु, याद रखिएगा। स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु। प्रश्न संख्या 96 है, छ और स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, छ और स वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हम क्या बोले? तालु बोले थे ना, तो यहाँ पर तालु मार लीजिए, क्योंकि छ और स वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु होता है। 96 का जो ऑप्शन संख्या है वो सी में मार लीजिएगा, तालु। ठीक है। प्रश्न संख्या 97, म का उच्चारण स्थान क्या है? तो नासिक होता है। म का उच्चारण स्थान क्या है? तो नासिक। ठीक है। प्रश्न संख्या 98 है, नौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो नौ से नासिक निकल रहा है, नाक से बोला जाता है नौ, नौ तो नासिक, तो नास वर्ष से बना हुआ है, क्या है? नासिक। ठीक है। प्रश्न संख्या 99 है, ऊह का उच्चारण स्थान क्या है? ए दंत, बी ओष्ठ, सी कंठ तालव्य, डी मूर्धा। तो ऊह का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो होता है वो आपको बी में लॉक लगा लेना है। प्रश्न संख्या 100 में देखते हैं, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी में जो वर्णों की कुल संख्या कितनी होती हैं? तो हिंदी में जो वर्ण की कुल संख्या जो होती हैं वो 44 होती हैं, इसलिए याद रखना होगा आपको। ऑप्शन संख्या जो बी में मार लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि मैंने पूरी वीडियो पूरी तरह से आपको समझाने का प्रयत्न किया हूँ। तो फ्रेंड्स, एक लाइक बनता है, और इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये सब आप काम कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप इसको एक शेयर भी कर दीजिए, ताकि हर वो छात्र इस वीडियो के माध्यम से वो बिहार बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप इस सब काम कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।